कि हम जातिगत जनगणना कराएं। अब आप समझिए जातिगत जनगणना कब हुई थी पिछली बार? कब हुई थी पवन जी? 1931 में कब? उसकी तिथि में उस साल में पैदा हुआ एक भी आदमी यहां नहीं होगा। यानी कि इस पीढ़ी ने देखी नहीं गणना कैसे होती है। 1931 में गणना हुई जहां पता लगा कि पिछड़ों की आबादी 52% है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की होती आई है, लेकिन 2011 में हर 10 साल बाद जब होती थी तो उसको कास्ट इकोनॉमी सोशियो सेंसस का नाम दिया गया, सर्वे का नाम दिया गया। उस गणना को भी उसके आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए। के बाद मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, गणना से फायदा क्या है, नुकसान क्या है समझो। क्योंकि टीवी में बैठ के तो पत्रकार साथी राजनीतिक विश्लेषक कह देते हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। ये हम बात कर रहे हैं जातिगत गणना में आर्थिक गणना का भी कॉलम होना चाहिए। क्या किसके पास टीवी है, किसके पास फ्रिज है, किसके पास कूलर है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 6 पहियों की गाड़ी है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसकी अकाउंट में पैसा है, कौन नौकरी पे है, कौन प्राइवेट नौकरी पे है, कौन सरकारी नौकरी पे है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जमीन है और किसके पास बिजनेस है, किसके पास उद्योग है। देश को पता लगना चाहिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और सामान्य जाति के भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे लोगों की भी किनकी हालत इस देश में खराब है और आजादी के 75 साल बाद भी उनकी हालत को बदलने के लिए क्या है। जब ये पता लगेगा, बिहार में हुआ था, कास्ट सेंसस हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े जारी नहीं किए गए, तो कास्ट सेंसस से पता लगा कि 90% आबादी SC, ST, OBC की है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब 90% आबादी SC, ST, OBC की है तो राजकाज भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हाथ में होना चाहिए। होना चाहिए बताइए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई राजकाज तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के पास है, तो राजपाल SC, ST, OBC में जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं आपको भविष्य में अभी बात करके बताऊंगा कि राजपाल आएगा तो क्या। प्यारे साथियों, हम ये मांग कर रहे हैं कि 52% OBC को 52% आरक्षण की व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है। वो बिल जो समाजवादी पार्टी के सांसद जो मेरी लोकसभा नगीना से यशवीर जी जीत के आए थे, शेड्यूल कास्ट के थे, उन्होंने उस बिल को लोकसभा में फाड़ दिया था। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां तक। हमारी पीठ में छुरा तो अपनों ने भूपा। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद भाई यशवीर वो बिल नहीं फाड़ते तो SC, ST के कर्मचारियों को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल रहा था वो इस देश में बात नहीं। बहुत सही। सम्मानित साथियों, अगर मैं उनकी जगह होता तो अपने SC, ST के भाइयों से नफरत नहीं करता, मैं कहता इस बिल को और विस्तृत कर लो, SC, ST के साथ OBC को भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देना चाहिए। लेकिन दिल छोटा है तो SC, ST के प्रमोशन का बिल फड़वा दिया। और जो सत्ता में बैठे थे भाजपा या कांग्रेस, वो तो कभी चाहती ही नहीं थी कि SC, ST के कर्मचारियों को प्रमोशन मिले। उसके बाद डिमोशन हुए और कितने अधिकारियों को, कर्मचारियों को खून के आंसू रोने पड़े, ये SC, ST के कर्मचारी जानते। तो हम तो मांग कर रहे हैं, आपको याद होगा पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर भी लेके आया था मैं, क्योंकि संख्या हमारी कम है तो उस पर चर्चा नहीं करा पाया। इंट्रोड्यूस मैंने उसको करा दिया था। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया कि जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो रहे, अभी सामाजिक गैर बराबरी जारी है, तो SC, ST, OBC के लोगों को
निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। बिल में पार्लियामेंट में लेके आया था, मेरे अलावा पार्लियामेंट में कोई इस बिल को लेके नहीं आ पाया, ना ही किसी ने हिम्मत उठाई, ना ही किसी ने सोचा कि SC ST OBC के नौजवान बेरोजगार घूम रहे बच्चों के बारे में हमें सोचना चाहिए, जो पढ़ लिख के सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या है। सामान्य साथियों, आरक्षण पर जिस तरह का हमला हो रहा है, मैं प्रभुजन से भी पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आरक्षण क्या है? मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। एक जवान आज मुझे मिला था, CRPF का, नहीं सॉरी CISF का जवान था। मैंने उससे पूछा क्या आपके परिवार में कौन कौन है? तो बोला भैया 4 बहन भाई हैं। मैंने कहा क्या क्या करते हैं? तो बोला भैया मेरा दूसरा भाई जॉब करता है, सरकारी नौकरी, मैं CISF में हूं, मेरी 2 बहनें हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मैंने कहा आपके पिता क्या करते थे? तो बोला भैया मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। तो मैंने उसको कहा कि मेरी बात सुनो, ये जो नौकरी आपको मिली ये उस एक पोस्ट मास्टर की नौकरी से निकल के आई है, मेरी बात को आप याद। तो मैंने उसे बताया कि भाई ये जो नौकरी आपको मिली है, ये नौकरी आसानी से नहीं मिली। आपके पिता को जो पोस्ट मास्टर की नौकरी मिली थी आरक्षण की वजह से, उस नौकरी की वजह से आप चारों लोगों को नौकरी मिली है। आप याद रखना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। उसने मुझे कहा कि मेरे माँ बाप ने भैया कुछ नहीं कमाया, मेरे पिता ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे जोर दिया और हमको पढ़ाने का काम किया और हमने मन लगा के पढ़ने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम चारों बहन भाई नौकरी पे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरक्षण से सिर्फ नौकरी नहीं मिली है, सिर्फ नौकरी नहीं मिली, आरक्षण ने हमें हथियार दिया है कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS वकील जज बन सके और सिस्टम में बैठ के लोगों को उनका मनोबल बढ़ा के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छी कहानी, आपके जीवन पे असर पैदा करेगी। अभी गर्मी कम हुई है ना? हाँ, विचारों की गर्मी बढ़ी है तो सूरज वाली गर्मी कम हो गई। प्यारे साथियों, एक नौजवान जो संविधान के लागू होने के बाद IAS बना, सिविल सर्विस में गया। जब वो सिविल सर्विस में गया और बाबा साहब अम्बेडकर तक ये बात पहुंची, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस नौजवान पर कि आप मुझसे मिलने के लिए आना। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर समाज में जा जाके समाज को पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि समाज को वापस करो, जिस समाज से निकल के आए हो उस समाज का हाथ पकड़ो, उस समाज को ताकत दो, उस समाज को रास्ता दिखाओ, उस समाज का नेतृत्व करो, पे बैक टू सोसाइटी का आंदोलन चलाए। जब ये बात उस नौजवान पे गई तो उसको लगा कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर पे बैक टू सोसाइटी के लिए मुझसे कुछ मदद चाहते होंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने खबर उसको भेजी थी और उनकी खबर के बाद वो आ भी गया। जिस दिन आया तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना कुछ काम निपटा रहे, वो आया, बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम करी। बाबा साहब ने कहा कि अच्छा आगे तो बैठ जाओ। बाबा साहब अपना काम करने लगे। बाबा साहब ने पूछा परिवार में सब ठीक है? उसने कहा हाँ बाबा साहब सब ठीक। अब उसको लगा कि अब बाबा साहब कहेंगे कि कुछ आर्थिक मदद करो मूवमेंट चलाने के लिए। फिर बाबा साहब ने पूछा IAS बन के कैसा लग रहा है? उसने जवाब दिया कि बाबा साहब अच्छा लग रहा है। फिर बाबा साहब अपने काम में जुट गए। फिर बाबा साहब ने पूछा गांव जाते हो? ये कह के बाबा साहब अपने काम करने लगे। उसका जवाब नहीं आया। बाबा साहब ने पुनः पूछा गांव जाते हो? तो उसने कहा नहीं, कब जाता हूं बाबा साहब, समय नहीं लगता। तो बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की मेरे प्रियजनों। बाबा साहब ने कहा कि गांव में जाएगा। बाबा साहब ने उससे पूछा कि क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? मैं तुम्हें गांव में जाना क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? तो उसने कहा बाबा साहब बताइए। तो बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें गांव में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर उस गांव में जाओगे जिस गांव से तुम निकल कर आए, जब तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारा हमरा गांव में पहुंचने के बाद खुलेगा, हमारे सुरक्षा वाले जवान तुम्हारे सम्मान में सैल्यूट देंगे। वो गाड़ी उन टूटी फूटी सड़कों से जब आपके घर तक पहुंचेगी तो आप ये देखना उस गांव में रहने वाले आपके बीच के लोगों के अंदर कितना मनोबल पैदा होगा
कितनी ताकत पैदा होगी। वो तुमसे प्रेरणा लेके तुम्हारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे जैसे जो है शिक्षा के महत्व को समझ के आगे बढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैंने तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब तुम जाओगे अपनी बात को रखोगे तो वो जो आपके बीच के लोग हैं, जिनके बीच में पले बड़े हो, वो भी शिक्षा के महत्व को समझेंगे और आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और जब वो आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे तो शायद आपके जैसे ना बने, लेकिन आपके आसपास जरूर पहुंचेंगे, उनमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पढ़ा लिखा प्रबुद्धजन समाज यहां बैठा है, मैं आपके सामने बात रखते हुए कह रहा हूं कि आरक्षण जो है वो हमारा हथियार है। उस हथियार को पहले तो क्लास 1 क्लास 2 में पूरा होने ही नहीं दिया, 3-4 में पूरा हुआ भी, वो बस उस हथियार को भी छीनने का, लूटने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नारा लगा रहे हैं, फोन में वीडियो बना रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं और घर में पढ़ के सो रहे हैं, फोन में सिर्फ रील देख रहे हैं। मैं यहां खड़ा हूं बहराइच में आपके सामने, अगर मैं 100-200 हजार किलोमीटर दूर होता तो फोन पे आप मुझे सुन रहे थे, समझ आता। जब मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां सुनने की बजाय फोन निकाल निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे हो। इन रिकॉर्डिंग को सुनने का समय है आप लोगों के पास? जब मास्टर स्कूल में पढ़ाता है और जो बच्चा इधर उधर ध्यान रखता है, इधर उधर ध्यान लगाता है, इधर उधर झांकता है, इधर उधर देखता है, आपस में बात करता है, उसकी समझ में कुछ आता है क्या? फिर जब पेपर आता है तो क्या करता है? वो कभी इस कॉपी में झांकता है, कभी इस कॉपी में झांकता है। कुछ तो लायकी पैदा करो या सारी जिंदगी नालायक रहोगे। कुछ तो समझदार बनो। अगर मैं 1000-2000 किलोमीटर दूर से खड़ा होकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवी पे बैठ के कुछ कह रहा होता तो तुम लोग सुन लेते, समझ आता। लेकिन आज तो मैं आपके बीच में खड़ा हूं, फिर भी फोन निकाल निकाल के मेरी बात को महत्ता देने के बजाय रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे इस रिकॉर्डिंग से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। प्यारे साथियों, ये जो कमियां हैं, इसी वजह से हम लोग शासक जमात नहीं बनते, क्योंकि हम असल काम में कम समय लगाते हैं और इधर उधर की बातों में ज्यादा समय लगाते हैं। इस वजह से हम लोग पीछे चल रहे हैं और हमसे ताकतवर लोग आगे चल रहे हैं। और अगर हमें आगे चलना है तो हमें अपनी कुछ कमियों को दूर करना पड़ेगा। मैं तो माननीय काशीराम साहब का चेला हूं। साहब कहते थे, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने लालायक समाज में लायकी पैदा करने का काम कर रहा हूं।